नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 18 दिसंबर को बागेश्वर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गरुड़ के बयाली सेरा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में सिसोदिया की जनसभा की तैयारियों को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। वहीं पार्टी नेताओं का मानना है कि सिसोदिया के जिला भ्रमण को लेकर जनता में भारी उत्साह है और उनके आगमन से चुनावी तैयारियों को नई धार मिलेगी। दरअसल पार्टी कार्यालय में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया के आगमन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं सिसोदिया जनसभा के दौरान आगामी चुनाव के लिए पार्टी के विजन और घोषणाओं का खुलासा करेंगे। साथ ही बागेश्वर जिले के विकास के लिए पार्टी की योजनाओं की भी चर्चा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आपके बड़े नेता के आगमन को लेकर जिले के लोगों में भी भारी उत्साह है। ऐसे में पार्टी के दिल्ली मॉडल को जिस तरह से सराहना मिल रही है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता भी विकास चाह रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने युवाओं को रोजगार गारंटी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, महिलाओं और गरीबों के उत्थान को लेकर विजन साफ किया है। ऐसे में पार्टी की इन योजनाओं को जनता का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सिसोदिया की जनसभा के बाद जिले में आपके प्रति जन समर्थन बढ़ेगा। साथ ही उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ अपना परचम लहराएगी। भव्य तैयारी चल रही है और हम बहुत उत्साहित हैं। इस बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हमारे पार्टी के दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी का बागेश्वर पर प्रथम बार आगमन है और उस आगमन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। और हमारा ये मानना है कि बागेश्वर की अधिकांश जनता मनीष सिसोदिया जी को सुनने के लिए गरुड़ स्थित प्रांगण में हम उनको वहाँ पर सभा की जाएगी और सिसोदिया जी वहाँ पर संबोधित करेंगे। तो लगभग 60,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड प्रदेश का और 24,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है उत्तराखंड प्रदेश में और उस 24,000 करोड़ के भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और 3,500 करोड़ रुपया प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया प्रतिमाह जो है उनके सहयोग के लिए दिया जाएगा। तो निकट भविष्य में क्या उनके लिए जुमला है और सही बात बोल भी रहे हैं। जिसकी नियति खराब है उसके लिए जुमला है। अगर आपको मैं बता दूं, अगर अभी मुझे कोई आदमी 5 लाख रुपए दे दे और मैं 5 लाख रुपए किसी को बांटने के लिए दिए हों और उस 5 लाख रुपए में अगर अपना फायदा ढूंढूंगा, किसी को 1,000 रुपए देने होंगे, माना कि 5 लाख रुपए में हमने कहा कि सबको 1,000 रुपए बांट दीजिए, तो अगर उसमें मैं अपना फायदा ढूंढूंगा, मैं कहूँगा यार इसमें से अगर 2-4 लाख रुपए मुझे भी मिल जाते तो फिर लोगों को 1,000 रुपए मिलने वाले नहीं है। अगर मेरी नियति साफ है, जिस तरीके से मुझे आदेश हुआ है कि 1,000 रुपए सबको देने हैं, तो मैं 5 लाख रुपए पूरे बांट के सबको संतुष्ट कर सकता हूँ। सवाल ये है कि उत्तराखंड प्रदेश में आप ये काम कैसे करोगे। मैं आपको बता दूं, पूरी कैलकुलेशन के साथ हम चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैं क्लियर कट बात बता दूं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि कितना बजट आएगा उत्तराखंड की सरकार पर, कितना जो है बर्डन आएगा अगर हम 1,000 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे। तो मैं सीधे बता दूं, लगभग 3 से 3,500 रुपये 3,500 करोड़ का खर्चा आएगा। और 3 से 3,500 करोड़ के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो जो स्विस बैंकों में जो पैसा जाता है ना, आपको पता है स्विस बैंक का पैसा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल में कितना बढ़ा? 300 गुना बढ़ा, 300 गुना। ठीक है। और हम स्विस बैंक में जो पैसा जाता है भ्रष्टाचार का, नेताओं का, वह भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहते हैं। और अगर मैं उस भ्रष्टाचार को 20% भी मानते हैं, हमारे मुखिया ने आपको स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा 20%, उनको पता नहीं था कि 20% होता है उत्तराखंड में, तो 40% होता है। उन्होंने फिर भी इनको कम भ्रष्टाचारी आंका है। मैं तो कह रहा हूं असलियत तो हम जानते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 40% भ्रष्टाचार है। आप किसी ठेकेदार से पूछ लीजिए जाके, अगर किसी ठेकेदार से पूछोगे कि यार ये काम ठीक क्यों नहीं कर रहा है, वो सीधे बड़ी लाचारी से कहता है, बोला साहब 40% तो कमीशन ही देना पड़ता है, कहां से करूं मैं इसको ठीक। तो स्पष्ट है, वो बताते हैं कमीशन, भ्रष्टाचार का नाम कमीशन रखा हुआ है। हमारी बहुत सारी ऐसी गारंटियां हैं। उत्तराखंड के जो है भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के जल, जंगल, जमीन के मामले हैं, उन इशूज को भी एड्रेस किया जाएगा।
कई बार सवाल खड़े होते हैं कि उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको आप ये नेशनलाइज जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, देखो पहले आदमी को सक्षम किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, पहले भूखा पेट, कहते ना भूखे भजन न होई गोपाला, पहले भूखे पेट को सक्षम बनाया जाएगा। रोटी कपड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा है उसको समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन की यह अवधारणा है कि रोटी कपड़ा और मकान भारत के प्रत्येक नागरिक को मुहैया होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, और जब मूलभूत आवश्यकता पूरी होगी उसके बावजूद ही वो आगे को अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के, भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और वो मूलभूत आवश्यकताओं में जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हमने कर दी है। अब उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय मुद्दों की बात है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। उससे भी हम अछूते नहीं हैं। उन सब समस्याओं को, जैसे भू कानून का मामला है, या फिर गैरसैंण को राजधानी बनाने का मामला है, या फिर उत्तराखंड के जड़ी बूटी विदोहन नीति का मामला है, उत्तराखंड के पानी की व्यवस्था का मामला है, उत्तराखंड के परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला है, हर प्रकार के मामलों में आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता से अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको और दिल्ली के उससे कंपेयर करने की बात आती है, लेकिन गलत तरीके से लोग कंपेयर करते हैं। कहते हैं दिल्ली तो दिल्ली है, राजधानी है, उत्तराखंड प्रदेश। मैं आपको इतना बता देता हूं, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1300 स्क्वायर किलोमीटर है, 60 से 65 किलोमीटर का पूरा एरिया है। अगर आप 1-2 घंटे में पूरी दिल्ली पार कर सकते हो गाड़ी से। लेकिन उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है दिल्ली से कई सौ गुना ज्यादा है। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है दिल्ली की, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के पास वन संपदा को सबसे उन्नत संपदा के रूप में माना जाता है। 71% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, 24% डेंस फॉरेस्ट है। हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे जंगलों में उत्पन्न की जाती हैं। हमारे पास परिसंपत्तियों की कमी नहीं है, रिसोर्सों की कमी नहीं है। सिर्फ नियति से उन रिसोर्सों को बेहतर तरीके से अगर हम स्थापित कर दें तो उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को उत्तराखंड में ही रोजगार भी मिल सकता है, और उत्तराखंड के संसाधनों का सही उपयोग करके उत्तराखंड को फायदे में भी ले जाया जा सकता है। अभी की अगर काल्पनिक बात समझी जाए तो आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरीके से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये लोग भी जो है खाली कोरी घोषणाएं करने वाले हैं। क्योंकि सवाल ये है, वो ऊपर से रखते हैं कि भाई 68,000 करोड़ के कर्ज में उत्तराखंड प्रदेश डूबा हुआ है, तो फिर आप इन घोषणाओं को पूरा कैसे करोगे, यही मतलब है साहब। लेकिन सवाल यह है, पहला सवाल मेरा यह है उत्तराखंड की सरकारों से, आपके माध्यम से बता रहा हूं कि सवाल के ऊपर एक सवाल पहले मैं बोल देता हूं। 68,000 करोड़ के कर्ज में उत्तराखंड प्रदेश को डुबाया किसने? 20 साल से स्थापित सरकारों ने डुबाया। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यह है कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार, जब 2013-14 की बात है, दिल्ली शीला दीक्षित की सरकार भी घाटे में चलती थी, दिल्ली का भी बजट ऐसा ही था। लेकिन आज जो है कोरोना काल में भी पूरे भारत के सभी राज्यों को छोड़कर, दिल्ली प्रदेश को छोड़कर वो भारत के सभी राज्यों में घाटे का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और दिल्ली का बजट सरप्लस पेश किया जा रहा है। तो अगर दिल्ली का बजट सरप्लस पेश किया जा रहा है, इसका मतलब हम अच्छे मैनेजर हैं, हमको मैनेजमेंट अच्छा आता है, इनसे अच्छा मैनेजमेंट हमको आता है, हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा, जड़ी बूटी विदोहन की नीतियां ठीक की जाएंगी, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन की व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी, उत्तराखंड में रोजगार के रिसोर्स पैदा किए जाएंगे, और इस घाटे को खत्म करके उत्तराखंड प्रदेश को सरप्लस बजट में प्रस्तुत करते हुए उत्तराखंड की जनता को बेहतरी के लिए उत्तराखंड की जनता को व्यवस्थाएं दी जाएंगी। हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी के मुख्य नेताओं में से सिसोदिया साहब बागेश्वर आ रहे हैं, और बागेश्वर अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, और इसको हम कुमाऊं की काशी भी कहते हैं, और कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बागेश्वर में तो सब आना चाहते हैं। बागेश्वर में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, सभी बागेश्वर में सभी का पदार्पण होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा मन में आज तक ये भावना थी कि यार हमारे भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बागेश्वर में उनका आगमन होता, तो ये हमारी अपेक्षा पूर्ण होने वाली है और हमारी इच्छा पूरी हो रही है, और बहुत बेहतर तरीके से बागेश्वर की जनता में उत्साह है। और
हम ये समझते हैं कि बहुत बेहतर और सफल कार्यक्रम रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित। एक कांटा में और गरुड़ में। तो किस तरह की तैयारी चल रही है पार्टी में कम से कम ये समझिए कि मैक्सिमम भीड़ इकट्ठी की जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से सभा का जो है आप देखेंगे कि बागेश्वर की जनता में जो उत्साह है हमको दिख रहा है, जो अंडर करंट है हमको दिख रहा है। हम लगभग अधिकांश जनता को कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठी होगी, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।